हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका मिस्टर एक्सप्लेनर वी और आज एक बिल्कुल नई और बेहद दिलचस्प वीडियो के साथ आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं उसे देखते देखते आप इतना उलझ जाओगे, इतना खो जाओगे कहानी में कि स्क्रीन से नज़रें हटाना मुश्किल हो जाएगा। ये मूवी एक जापानीज मांगा पर बेस्ड है जिसका नाम है रिमेंबर और ये हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग है, इतना लेयर्ड है कि पहली बार देखने पर शायद पूरा समझ ना आए, इसीलिए मैं हूं यहाँ। और दोस्तों, एक बात बहुत ज़रूरी है, इस मूवी के अंत में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है और अगर उसे मिस कर दिया, अगर उसकी थ्योरीज को नहीं समझा, तो पूरी मूवी देखना ऐसे ही है जैसे कोई किताब पढ़ो और आखिरी पेज छोड़ दो, सब बेकार। मैंने इस मूवी को बहुत डिटेल में कवर किया है, हर थ्योरी को केयरफुली एक्सप्लेन किया है। तो बिना किसी और देर के चलते हैं सीधा इस रहस्यमयी कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जो शुरू होते ही दिल को बेचैन कर देती है। रात का अंधेरा है, एक छोटी सी बच्ची है, अपनी गुड़िया को सीने से लगाए दौड़ रही है, किसी चीज से डरी हुई, भागती है, घर के अंदर घुस जाती है, छुप जाती है। लेकिन जिस चीज से वो भाग रही थी वो उससे तेज था। अचानक एक शख्स आता है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए, और फिर जो होता है वो दिखाना तो बहुत मुश्किल है, बताना भी। उस मासूम बच्ची के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और उस खून के कुछ छींटे उस गुड़िया पर गिर जाते हैं, जो उसकी सबसे प्यारी चीज थी, जिसे वो अपनी दोस्त मानती थी। अगले सीन में पुराने अखबार की एक कटिंग दिखती है। तारीख लिखी है 12 अगस्त 1947 और उस तारीख के बाद से एक खेल शुरू हो गया था जिसका नाम था बॉडी सर्च। इस खेल में उस बच्ची की स्पिरिट हर साल 12 अगस्त की रात को कुछ स्टूडेंट्स को चुनती थी और उन स्टूडेंट्स का काम होता था उस बच्ची के कटे हुए बॉडी पार्ट्स को ढूंढना और उन्हें एक कोफिन में रख देना। और जो यह नहीं कर पाता था वो इस लूप में हमेशा के लिए फंस जाता था, बार बार उसी रात में, उसी खेल में, बिना किसी अंत के। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है असुका। सुबह उठकर तैयार होती है, स्कूल की तरफ निकलती है। रास्ते में उसकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स की बातों से पता चलता है कि अस्का का कोई दोस्त नहीं है, इंट्रोवर्ट है, अपनी दुनिया में रहती है। रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखती है और अगले ही पल वो बिल्ली एक बस के नीचे आकर चली जाती है। असुका वहीं रुक जाती है, कुछ देर खड़ी रहती है। शायद उसे महसूस हुआ हो कि मौत कितनी अचानक आती है, कितनी चुपचाप। स्कूल पहुंचती है तो पता चलता है कि उसकी क्लास में सोता नाम का एक लड़का है जिसे क्लास के कुछ बच्चे अक्सर बली किया करते थे। लंच टाइम में सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप्स में बैठे हैं, लेकिन आस्का का कोई ग्रुप नहीं है। अपना लंच बॉक्स उठाती है और स्कूल के प्लेग्राउंड में चली जाती है। वहाँ एक कुआं है और उस कुएं से ढेर सारे हाथ निकलते हुए दिखते हैं, खून से भरे हाथ। आस्का घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल वो सब गायब, जैसे कुछ था ही नहीं। वो वापस स्कूल की तरफ मुड़ती है, तभी पीछे से एक बच्ची की आवाज़ आती है, प्लीज़ मेरी बॉडी ढूंढ दो। आस्का पलट के देखती है, कोई नहीं, बस हवा। दोस्तों, यही थी वो बच्ची जो उस रात 1947 में मारी गई थी। अब एक स्पिरिट बन चुकी थी और वो अपने अगले खेल के लिए शिकार चुन रही थी। उसी शाम आस्का घर पहुंचती है और तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेजेस आने लगते हैं। लिखा था, क्या तुम जानती हो कि रेड पर्सन लाल क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें खून में डुबोया जाता है और अगर तुम भी पकड़ी गई तो तुम्हें भी खून में भिगोया जाएगा। इन मैसेजेस को पढ़ के आस्का इतना डर जाती है कि मोबाइल को टेबल पर फेंककर सोने चली जाती है। उसे लगता है शायद कोई प्रैंक हो, शायद कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन यह मजाक नहीं था। ठीक रात के 12 बजते हैं और आस्का अपने आप को
स्कूल के चर्च के अंदर पाती है। वहां पहले से 4 और स्टूडेंट्स हैं, तकेरो, सोटा, रिया और रोमी। और इनके साथ एक और लड़का है, अत्सुशी, जो काफी टाइम पहले इनकी ही क्लास में था, लेकिन फिर उसने स्कूल छोड़ दिया था। यानी कुल मिलाकर 6 स्टूडेंट्स थे। 5 अभी भी उसी स्कूल में पढ़ते थे और एक अत्सुशी, जो जाने कैसे उनके साथ यहां पहुंच गया था। सब कंफ्यूज्ड थे। अत्सुशी वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे पहले ही वो स्पिरिट आई, छोटी सी बच्ची, और अत्सुशी के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए सबके सामने उसी मोमेंट में। फिर उसने रोमी को भी मार दिया। बाकी स्टूडेंट्स वहां से भागे, लाइब्रेरी में जाकर छुप गए, लेकिन वो खून से सनी स्पिरिट बारी बारी से एक एक को ढूंढती रही और एक एक को खत्म करती रही। अगले सीन में असुका अगली सुबह अपने बेडरूम में उठती है। उसे लगता है यह सब कोई बुरा सपना था। वो तैयार होती है, स्कूल जाती है, और रास्ते में वही सब कुछ फिर से। वही बिल्ली, वही बस, वही मोमेंट। वो लूप में फंस चुकी थी। उस स्पिरिट ने उसे चुन लिया था। इस बार स्कूल पहुंचने पर असुका को पता चलता है कि बाकी 4 स्टूडेंट्स को भी पिछली रात की सारी बातें याद थी। सोता ने ऑनलाइन रिसर्च की थी और उसे पता चला था ये लोग एक गेम में फंस चुके हैं। जब तक वो उस बच्ची के, यानी रेड पर्सन के 8 बॉडी पार्ट्स ढूंढकर कोफिन में नहीं रख देते, यह लूप ऐसे ही हर रात रिपीट होती रहेगी। एक मर्डर टाइम लूप। हर रात एक ही खौफ, हर रात एक ही डेथ, और कोई रास्ता नहीं निकलने का जब तक गेम पूरा ना हो। इसी बीच स्कूल का लाइब्रेरियन वहां आता है, उनकी बातें सुनता है, और उसके चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन आता है जैसे उसे कुछ पता हो, कुछ जो वो कह नहीं रहा था। रात के 12 बजे बाकी 5 स्टूडेंट्स वापस स्कूल पहुंचते हैं। अत्सुशी वहां नहीं था क्योंकि उसे उस दूसरे स्कूल में था और उसे कुछ पता ही नहीं था। इन लोगों ने उसे साथ चलने के लिए कहा, इस गेम में पार्टिसिपेट करने को, लेकिन उसने मना कर दिया। तो बाकी 5 ने खुद ही शुरुआत की। ताकाहिरो और आस्का ने क्लासरूम की लाइट्स जलाकर बॉडी पार्ट्स ढूंढना शुरू किया और उन्हें रेड पर्सन का एक कटा हुआ हाथ मिल गया। लेकिन रेड पर्सन तब तक वहां आ गई। ताकाहिरो ने उसे डिस्ट्रैक्ट किया। आसुका उस हाथ को लेकर कोफिन की तरफ भागी। ताकाहिरो समेत बाकी सभी एक एक करके खत्म हो गए, लेकिन आसुका ने उस हाथ को कोफिन में रखने में कामयाबी पाई। पहला बॉडी पार्ट मिल गया, एक कदम आगे। अगली सुबह एक नया दिन, एक नया चांस। इस बार रास्ते में ताकाहिरो और असुका ने साथ मिलकर उस बिल्ली को बचा लिया जो पहले बस के नीचे आ जाती थी। लूप में पहली बार कुछ अलग हुआ था। लूप में एक चीज चेंज की थी उन्होंने। वहीं रोमी और बाकी सभी भी आ गए। खुश थे क्योंकि एक बॉडी पार्ट मिल गया था। और इसी मोमेंट में आसुका की इन सब के साथ एक असली दोस्ती बन गई। पहली बार किसी ने उसे ट्रूली एक्सेप्ट किया। उसकी माँ भी बहुत खुश थी। अगले दिन ताकाहिरो के दोस्त की बातों से पता चला कि कुछ साल पहले बास्केटबॉल खेलते वक्त उसकी टांग में गंभीर चोट लग गई थी। ठीक होने में बहुत वक्त लगा और उस दौरान वो इतना डिमोटिवेट हो गया था कि ठीक होने के बाद भी उसने न कभी दौड़ने की कोशिश की, न स्कूल वापस ज्वाइन किया। ये डिटेल बस ऐसे ही नहीं दी गई थी। यह उसके कैरेक्टर को समझाती थी कि अकेलापन और दर्द सिर्फ आस्का को नहीं था, हर किसी के अंदर कोई जख्म था। ओल्ड न्यूज़पेपर की रिसर्च से आस्का और बाकी सभी को पता चला कि करीब 30 साल पहले उनके स्कूल के पास एक घर में किसी ने मिको नाम की एक छोटी बच्ची के शरीर को काटकर स्कूल के आसपास फेंक दिया था। पुलिस को उसके बॉडी पार्ट्स मिले थे, लेकिन उसका सिर कभी नहीं मिला। रेड पर्सन कोई और नहीं थी, मिको की स्पिरिट थी, जिसका सिर आज भी गुम था। अब सोता ने एक प्लान बनाया। पूरे स्कूल में फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक बजाया जाए ताकि रेड पर्सन उनकी आहट सुनकर उन्हें ढूंढ न पाए। वॉकी टॉकीज से सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और एक साथ मिलकर सारे बॉडी पार्ट्स ढूंढ लेंगे। प्लान काम किया। कुछ रातों में उन्होंने रेड पर्सन के सिर और एक टांग को छोड़कर बाकी सभी बॉडी पार्ट्स ढूंढ लिए। और एक बात जो यहां इंटरेस्टिंग थी वो ये कि जो बॉडी पार्ट एक बार कोफिन में रख दिया वो रीसेट नहीं होता था, यानी प्रोग्रेस बनी रहती थी। एक रात ताकाहिरो को रेड पर्सन की टांग मिल गई, लेकिन वो काफी घायल हो चुका था।
तभी अत्सुशी वहां पहुंचा और उस टांग को लेकर भागते हुए कॉफिन में रख दिया। अत्सुशी अब ऑफिशियली इस ग्रुप का हिस्सा बन गया था। अगले दिन जश्न का माहौल था। बस अब एक ही चीज बाकी थी, मीको का सिर। फिर वो सभी उस पुराने घर में गए जहां मीको को मारा गया था। वहां उन्हें मीको की बनाई हुई एक ड्राइंग मिली। उस ड्राइंग को देखकर समझ आया कि मीको अपने माँ बाप से ज्यादा अपनी गुड़िया के करीब थी। वो दिमागी रूप से थोड़ी बीमार थी, इसलिए स्कूल नहीं जाती थी। उसी घर में रहकर उसका ट्रीटमेंट होता था। और उस गुड़िया को, जिसका नाम उसने फैमिली रखा था, उसे वो अपनी इकलौती दोस्त मानती थी। घर में एक दीवार में कुछ अजीब लगा। तोड़ी तो अंदर वो गुड़िया मिली, एमिली, खून से सनी, और अगले ही पल मिको की स्पिरिट वहां प्रकट हो गई। सभी वहां से भागे। जब वो बॉडी सर्च गेम में पहुंचे तो उन्हें एक शैडो के थ्रू दिखा। मिको की स्पिरिट और उसकी गुड़िया एमिली आपस में मर्ज हो गई थी और मिलकर एक बहुत विशाल, भयानक क्रीचर बन गई थी। सभी भागने लगे। उस भागम भाग में आस्का और रिया को छोड़कर बाकी सभी उस क्रीचर के हमले में मारे गए और फिर वो क्रीचर आगे बढ़ा। और उन दोनों को भी निकल गया। बाहर बालकनी पर आस्का गिरी और खत्म हो गई। अगले दिन जब स्कूल में आस्का पहुंची तो तकाहीरो, सोटा और रोमी को रिया की कोई मेमोरी नहीं थी। रजिस्टर में उसका नाम भी नहीं था, जैसे वो कभी थी ही नहीं। यानी जिसे वो क्रीचर निगल ले, उसका अस्तित्व रियल वर्ल्ड से भी मिट जाता है, हमेशा के लिए। आस्का लाइब्रेरियन के पास गई, उससे पूछा। लाइब्रेरियन ने बताया कि उसने भी अपने स्कूल टाइम में यह बॉडी सर्च गेम खेला था और इस गेम की एक बहुत दर्दनाक खासियत है। जैसे ही गेम खत्म होता है, तुम उन सभी दोस्तों को भूल जाते हो जिनके साथ मिलकर तुमने यह गेम खेला था, पूरी तरह जैसे वो थे ही नहीं। लेकिन लाइब्रेरियन को याद था, थोड़ा सा, क्योंकि उसकी उस गेम की दोस्त ने गेम खत्म होने से पहले उसे एक किताब दी थी और वो किताब स्कूल खत्म होने के कई साल बाद उसे मिली। जैसे ही उसने वो किताब देखी, उसे वो लड़की याद आ गई। यह सुनकर असुका का दिल टूट गया, क्योंकि वो जानती थी वो जिन दोस्तों से मिली थी जो पहली बार उसे सच में अपना लगे थे, गेम खत्म होने के बाद वो उन्हें भूल जाएगी। उसी शाम आस्का ने तकाहीरो को यह सब बता दिया। तकाहीरो ने तुरंत कुछ किया। उसने आस्का को अपना बैज दिया, कहा, जब गेम खत्म हो जाए और तुम्हें कुछ याद न रहे, बस इस बैज को देखना और सब याद आ जाएगा। यह एक छोटी सी चीज थी, लेकिन इसमें बहुत गहरी भावना थी। अगली रात बॉडी सर्च गेम का आखिरी राउंड। सभी वहां पहुंचे। गेम में उन्हें एहसास हुआ कि मीको का कटा हुआ सिर शायद उस क्रीचर के अंदर ही है, उसके अपने सिर के अंदर। इसलिए उस क्रीचर का गला काटना होगा। तकाहीरो ने तब एक बात कही जो इस पूरी मूवी की सबसे जरूरी लाइन थी। उसने कहा, मुझे समझ आ गया कि रेड पर्सन ने हम छहों को ही क्यों चूज किया, क्योंकि मिको भी अकेली थी, जैसे ये सभी अकेले थे। वो क्रीचर जो मिको की स्पिरिट और उसकी गुड़िया का मेल था, वो अकेलेपन का प्रतीक था, लोनलीनेस का जीता जागता रूप। यानी रेड पर्सन ने उन्हें चूज किया क्योंकि उन सभी में वही दर्द था जो उसमें था, अकेलापन। सभी ने समझा, दुखी रहने से कुछ नहीं बदलेगा, अकेलेपन से खुद लड़ना होगा। फिर उस क्रीचर से लड़ाई हुई। एक एक करके सभी उस लड़ाई में गिरते गए। आस्का को छोड़कर सब खत्म हो गए, लेकिन आस्का ने क्रीचर का सिर काट दिया और उसमें से मीको का सिर निकाला, उसे कॉफिन में रख दिया। गेम खत्म। अगली सुबह आस्का स्कूल पहुंची। वहां रिया भी थी, सोटा भी, तकाहीरो भी, रोमी भी, अत्सुशी भी। सब वापस आ गए, लेकिन किसी को कुछ भी याद नहीं था। आस्का को देखते थे, पहचानते नहीं थे। असेंबली के लिए जाते हुए आस्का की पॉकेट से तकाहीरो का बैज गिरा। तकाहीरो ने देखा और बस उसी एक पल में सब याद आ गया। उसने बैज आस्का को भी दिखाया, उसे भी सब याद आ गया। दोनों फिर मिले। एक बैज ने उस लूप की मेमोरी को जिंदा रखा। और दोस्तों, मूवी यहां खत्म नहीं होती। पोस्ट क्रेडिट सीन में कैमरा उस कुएं की तरफ जाता है जो असुका ने शुरुआत में देखा था, जहां से खून से सने हाथ निकले थे। कैमरा धीरे धीरे नीचे उतरता है। वहां एक फटा हुआ अखबार है, उसमें मीको की डेथ के बारे में लिखा है।
लेकिन देखते देखते उस अखबार पर खून फैलने लगता है और मीको का चेहरा एक और लड़की के चेहरे से बदल जाता है। वो चेहरा 8 साल की एक बच्ची का था और नाम लिखा था आस्का। हाँ दोस्तों, आस्का का नाम उसी अम्यूजमेंट पार्क के पास मारी गई। वही अम्यूजमेंट पार्क जहां आस्का और तकाहिरो बचपन में जाया करते थे, जिसकी बात उनके बीच हुई थी और जिसे आस्का ने उस कॉन्वर्सेशन में अचानक रोक दिया था। यानी लूप वापस शुरू होने वाला है और इस बार रेड पर्सन आस्का खुद होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं थ्योरीज की। सबसे पहला सवाल, ये सब शुरू कैसे हुआ? मूवी में डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन शुरुआती सीन में एक क्लू था। 1947 में भी एक सिमिलर केस था और उस केस में जो किलर था उसे जब अरेस्ट किया गया वो मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गया। लाइब्रेरियन अपने 30वें साल में था जब उसे वो मेमोरीज आई थी और उसे एक लड़की की थोड़ी धुंधली याद थी। मेरे हिसाब से वो लैड मीको की फ्रेंड थी जिसने गेम खेला था, गेम जीता था और लूप ब्रेक किया था। यानी जो भी इस बॉडी सर्च गेम को कंप्लीट करता है वो असल टाइमलाइन में एग्जिस्ट करना बंद हो जाता है, जैसे आसुका का नाम उस न्यूज़पेपर में आ गया। तो थ्योरी यह है, जो भी गेम जीत जाता है वो किसी बड़े एंटिटी का अगला विक्टिम बन जाता है। शायद कोई डेविल है या कोई अकल्ट रिचुअल जो 1947 से चलता आ रहा है। उस ओरिजिनल किलर को अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गया। शायद उसने किसी डार्क एंटिटी की पूजा की थी। उसके बदले में उसे टाइम लूप की पावर मिली और वो हर बार नए नए बच्चों को टारगेट करता रहा। मीको की स्पिरिट वो पहली विक्टिम नहीं थी। यह लूप 1947 से चलता आ रहा था। बॉडी सर्च गेम एक सिलेक्शन मैकेनिज्म है। जो गेम जीते वो अगली बार रेड पर्सन बन जाए, लेकिन इस लूप में कुछ अलग हुआ। आसुका ने पहले ही ताकाहिरो का बैज रख लिया था। उसे सब याद रहा और उसके दोस्तों को भी। यह एक ग्लिच था। पहली बार किसी ने इस सिस्टम को हैक किया था। ताकाहिरो ने वो बैज पहले ही दे दिया था क्योंकि लाइब्रेरियन ने बता दिया था कि गेम जीतने वाला सब कुछ भूल जाता है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को देखकर मेमोरी वापस आ सकती है। और इसी ग्लिच की वजह से आस्का और उसके दोस्त इस बार एक साथ हैं। सब कुछ याद है और शायद यही वो लोग हैं जो आने वाले सीक्वल में उस ओरिजिनल किलर को या उस एंटिटी को डिफीट करेंगे। लाइब्रेरियन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे थोड़ी मेमोरी थी, वो मिको से कनेक्टेड था। मुझे लगता है सीक्वल में वो एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और ताकाहिरो और आसुका ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। वो अम्यूजमेंट पार्क वाली कॉन्वर्सेशन थी जिसे आस्का ने अचानक रोक दिया। उनके बीच कुछ था जो हमें नहीं बताया गया। शायद सीक्वल में यह रिवील हो। इस मूवी में जो टाइम लूप है वो 1947 से चल रहा है। यह किसी अकेले इंसान की सोच नहीं हो सकती। पक्का कोई अकल्ट ग्रुप है, कोई रिचुअल है, कोई एंटिटी है जो इस पूरे सिस्टम को चला रही है। तो दोस्तों, यह थी रिमेंबर मूवी की पूरी कहानी, हर लेयर के साथ, हर थ्योरी के साथ। एक ऐसी मूवी जो ऊपर से एक सिंपल हॉरर मूवी लगती है, लेकिन जब पोस्ट क्रेडिट सीन आता है तब समझ आता है कि यह तो बस एक बड़े खेल की शुरुआत थी। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप उन 6 स्टूडेंट्स में से एक होते और आपको पता चलता कि गेम जीतने के बाद आपका अस्तित्व ही मिट जाएगा, तो क्या आप फिर भी गेम खेलते अपने दोस्तों को बचाने के लिए? कमेंट में बताओ, मुझे सच में जानना है। और यार, इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत कम लोगों ने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। ज़्यादातर ने तो बात ही नहीं की। तो अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक ज़रूर करो। एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं।